नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता। रुक कर लेते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। ओलंपिक के दूसरे दिन छत्रपति शिवाजी महाराज आउटडोर स्टेडियम में गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 18 साल तक के वर्ग में सरगुजा संभाग के भूपेंद्र कुमार राजवाड़े ने प्रथम तथा बिलासपुर संभाग के मुंगेली जिले के दीपक भास्कर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि 18 से 40 वर्ग में दुर्ग संभाग के करवधा जिले के पुनेश धूर्वे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार 40 प्लस वर्ग में बिलासपुर जिले के तखतपुर के आत्माराम जी ने बाजी मारी। और इसी मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर साल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन सितंबर अक्टूबर माह में किया जाएगा। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की क्लस्टर ब्लॉक, जिला संभाग और राज्य स्तर की स्पर्धाओं में प्रथम, द्वितीय और तीसरा स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में मौजूद संभाग स्तरीय विजेता खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़िया परंपरा में बसी हमारी खेल विधाओं को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर पूरे प्रदेश में लोगों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं में इन खेलों में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। गांव-गांव में खेलों के प्रति एक अच्छा वातावरण बना है। छत्तीसगढ़ सरकार के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को खत लिखकर मिलेट फसलों के उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ावा देने, इसे जन आंदोलन बनाने के लिए पहल करने की मांग की है। उन्होंने मिलेट अनाजों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले का सुझाव दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, पोषण आहार तथा आश्रम छात्रावासों के छात्रों को दिए जा रहे अनाजों में 20 से 25% मिलेट अनाज देने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को मिलेट फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहण करने की अनुमति देने की भी मांग की है। शामिल किए गए हैं और अभी तक एक गांव पंचायत स्तर पे, क्लस्टर स्तर पे, फिर ब्लॉक, जिला, संभाग स्तर और अब अंतिम पायदान में सारे खिलाड़ी पहुंचे हैं। लगभग 26 लाख लोगों ने भाग लिया। इसका अर्थ यह है कि लगभग 10% लोगों ने खेल में भाग लिया और उससे कई गुना ज़्यादा खेल प्रेमी लोग मैदान में देखने आए। ये बहुत बड़ी बात है और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को सब लोगों ने हाथों हाथ लिया है। और मैंने आज घोषणा की है कि जो क्लस्टर लेवल में ब्लॉक, जिला, संभाग और प्रदेश स्तरीय प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान जो प्राप्त करेंगे, किए हैं, जो खेल चुके हैं उनको भी, और अभी जो फाइनल होने वाला है उन सभी को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त आने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार की घोषणा मैंने की थी। अभी तक के अनाउंस नहीं हुआ था। कुछ मायूसी थी, जो खिलाड़ी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान आए थे तो उन लोगों ने मेहनत की, सफलता हासिल की, तो राज्य शासन की ओर से उनके पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी सक्रिय हो गई है। बूथ तक अपने संगठन को सक्रिय करने के लिए बीजेपी नेता लगातार बैठक कर रहे हैं और इसी कड़ी में राजनांदगांव में 150 से ज्यादा शक्ति केंद्रों पर बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनावी तैयारियों को लेकर मार्गदर्शन दिया। बैठक में शक्ति केंद्रों के प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक, बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति सभी से मुलाकात कर आगामी चुनाव हेतु रणनीति बनाने के साथ साथ स्थानीय समस्याओं पर भी चर्चा हुई। बूथ बैठक अभियान में प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष व वरिष्ठ नेता शामिल हुए। भाजपा की चुनावी तैयारियों के बीच बैठकों का दौर चालू हो गया है। कोरबा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के बाद आज राजनांदगांव में 2 दिवसीय प्रवासी कार्यक्रम के तहत शक्ति केंद्र स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कमान संभाली है। राजनांदगांव के लोकप्रिय कलेक्टर रहे वाले
पूर्व आईएएस गणेश शंकर मिश्रा शक्ति केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने भूपेश बघेल सरकार पर अपनी टिप्पणियां बेबाकी से रखी। बीजेपी नेता ने कहा कि भाजपा के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है और भूपेश सरकार घर बैठे मुद्दे दिए जा रही है। घोषणा पत्र पर वादा खिलाफी, शराबबंदी पर यू टर्न, हर क्षेत्र में माफियाओं का दबदबा और बदहाल कानून व्यवस्था के अलावा बस्तर की सामाजिक समरसता को उजाड़ने की साजिश कांग्रेस को भारी पड़ने वाली है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा द्वारा बयान दिया गया था कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं जिसे आगे रखकर वो चुनाव लड़ सके। इस पर गणेश शंकर मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कवासी लखमा जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इसका शायद उनको स्वयं को पता नहीं रहता। मुझे लगता है वो अत्यंत मजाकिया स्वभाव के हैं, इसीलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। भाजपा के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है और जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है, जो भूपेश बघेल के नेतृत्व में काम कर रही है, तो उस सरकार से तो हमको घर बैठे बहुत सारे मुद्दे मिल रहे हैं और ये सारे मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और हमने 15 साल में जो रमन सिंह के नेतृत्व में जो काम किया और अभी 4 साल में जो इनके पास एक भी सूची नहीं है काम की, जो उपलब्धि जो बता सकें, तो इनकी नाकामी ही हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। अवैध चौपाटी के विरोध में बीजेपी नेता पूर्व मंत्री राजेश मूणत 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। मूणत ने चौपाटी निर्माण को अवैध बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में ग्रीन कॉरिडोर में किसी प्रकार से ठोस या अस्थायी निर्माण की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां नियम विरुद्ध निर्माण कार्य पर किया जा रहा है, इसीलिए नियमों को लेकर कोई कांग्रेसी नेता या निगम अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहा। उन्होंने रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर के बयानों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आर्किटेक्ट के जिस पत्र के आधार पर यह कहा जा रहा है कि चौपाटी का प्रस्ताव हमने दिया था, ये महज आरोप है, इसके कोई सबूत नहीं है। उन्होंने तेली बांधा का जिक्र करते हुए कहा कि निगम ने बिना टेंडर के कार्य का आवंटन कर दिया। फिर मामले की लीपापोती के लिए पहले कहा इसका काम क्रेडा से किया जा रहा है, फिर कहा स्मार्ट सिटी से किया जा रहा है। मूणत ने कहा कि भाजपा पार्षद दल ने जब इस विषय को उठाया तब जाकर इस तरह की गड़बड़ियां जनता के सामने आई। हमारा उद्देश्य विकास के कार्यों में अड़ंगा लगाना नहीं है, जनता के हितों के लिए लड़ना है। मूणत ने आगे ये भी कहा कि हमने 15 साल तक रायपुर शहर को संवारा, लेकिन बीते 4 साल में कांग्रेस ने इसे उजाड़ने का काम किया है। स्काई वॉक के मामले में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा, हमने स्काई वॉक अधिसंरचना का निर्माण किया और विवाद न पैदा करके कांग्रेस से जुड़े तत्कालिक जनप्रतिनिधियों को भी मंच पर स्थान दिया, क्योंकि हमारा उद्देश्य जन सुविधाओं के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने एजुकेशन हब के स्वरूप का जिक्र करते हुए कहा कि अगर सरकार इसके स्वरूप को बदल देती है तो बीजेपी इसका समर्थन करेगी। पार्षद बंटी होरा ने भाटापारा शहर की पहली स्मार्ट बस्ती का लोकार्पण किया। बस्ती की दीवारों, गलियों, नाली कवर दीवारों पर पेवर ब्लॉक चेकर्स से कलाकृतियां बनाई गई हैं। वार्ड वासियों ने पार्षद बंटी होरा की इस कार्य की प्रशंसा करते हुए आभार प्रकट किया है। महापौर ने कहा कि शहर की बची हुई बस्तियों को इसी तरह स्मार्ट बनाया जाएगा। इस सफल आयोजन आदिवासी गौड़ समाज द्वारा किया गया है। शहीद हेमुकलानी वार्ड है, उसके अंतर्गत में एक साई नगर के पीछे भाटापारा जो क्षेत्र आता है, वहाँ पे हमने पेवर ब्लॉक लगाए हैं, नाली अंडरग्राउंड कवर की है और जो घरों में एक 3D पेंटिंग और जो कुछ व्यवसायिक परिसर है उनकी दीवारों पे भी 3D पेंटिंग से सजाया गया है। तो उसी को आज छत्तीसगढ़ गौड़ समाज और मोहल्ले के सभी वार्डवासी आज एक सम्मान स्वरूप यहाँ पे कार्यक्रम रखे थे, जिसमें महापौर एजाज ढेबर जी भी शामिल हुए और उन्होंने देखकर इस काम की बहुत तारीफ की कि ये छत्तीसगढ़ में एक पहली अपनी ऐसी बस्ती है जो स्मार्ट बस्ती के रूप में अब जानी जा रही है। और जो हमने एक हिस्से में काम करवाया था, अब जो रुके काम है तो उनके द्वारा आज घोषणा भी की गई है कि ऐसा काम अब ये पूरी बस्ती में हर गली में किया जाएगा। क्षेत्र में 25 साल के बाद कोई ऐसा पार्षद मिला है जो सभी के दुख में कंटिन्यू उनके साथ खड़े हैं। और विकास की बात है तो विकास तो इतना ज्यादा हमारे यहाँ वार्ड में हुआ है कि 20 साल में कभी यह विकास हुआ नहीं था। हमारे बंटी होरा जी के पार्षद और जोन अध्यक्ष बनने से सबसे पहले जो आज छत्तीसगढ़ रायपुर में आज अगर विकास हुआ तो हमारे वार्ड में विकास हुआ। हम तो यही चाहेंगे कि हर समय इसी तरह हमको पार्षद मिले बंटी होरा जी के
कोर्ट फीस संशोधन विधेयक वापसी समेत अन्य मांगों को लेकर 6 जनवरी से अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार आज भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने सीएम हेमंत सोरेन से 5 सूत्रीय मांगों पर जल्द फैसला लेने की अपील करते हुए कहा कि अगर मंगलवार तक सरकार ने उनकी मांगों पर सार्थक कदम नहीं उठाया तो वो ऑनलाइन बैठक करके आगे की रणनीति बनाएंगे। आज रविवार को इंदौर में प्रवासी सम्मेलन की शुरुआत हुई। वहीं उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करने के लिए सूरीनाम देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद और उनकी पत्नी मेलिसा सिन्हा चेरी ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। हालांकि गर्भगृह में राष्ट्रपति अंदर नहीं जा सके क्योंकि उन्होंने धोती नहीं पहन रखी थी। वहां सूट में थे तो आपने नंदी हॉल से ही बाबा के दर्शन किए, लेकिन उनकी पत्नी ने, जिन्होंने देसी भारतीय परिधान साड़ी पहन रखी थी, आपने गर्भगृह में जाकर रुद्राभिषेक से और जलाभिषेक से पूजन अर्चना किया और बाबा का स्पर्श करके अपनी मनोकामना मांगी। राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद ने बाबा से अपने देश में सुख, शांति और समृद्धि की मनोकामना की। इससे पूर्व सूरीनाम के देश के राष्ट्रपति ने अपनी पत्नी के साथ महाकाल लोक का भ्रमण किया। साथ में उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने तथा महाकाल मंदिर के प्रशासक संदीप सोनी ने महाकाल लोक का भ्रमण करवाया। इंदौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कठिन परीक्षा से चुनाव जीता है। बीजेपी के पैसे, पुलिस और प्रशासन के बाद इन्होंने चुनाव जीता है। बीजेपी के पास आज केवल पुलिस, प्रशासन और पैसा बचा है। करणी सेना के प्रदर्शन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनों को सरकार का समर्थन है। राज्य में पूंजी निवेश पर बोलते हुए कमलनाथ ने कहा कि पिछले 18 सालों में मध्य प्रदेश में कितना निवेश आया ये सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स आए, निवेश आए, मैं इसका स्वागत करता हूं। सम्मेलन करने से निवेशकों में विश्वास नहीं बनता। निवेश तब आएगा जब इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश में विश्वास होगा। मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। दक्षिण में जिसे सामान बेचना है वो उत्तर में कारखाने लगाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान में भ्रष्टाचार है। ऐसी नीति है जिसकी वजह से राज्य में निवेश नहीं आ रहा है। करनी सेना की बात पूरी तरह सुनी जाए और उन्होंने जो मांगे रखी हैं उसमें से जो मांगे हो सकती हैं ये सरकार बैठ के सुने। उनको दबाने से, उनको भड़काने से थोड़ी ना होगा, आम चर्चा से। सर, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मोदी शिरकत कर रहे हैं। प्रवासी सम्मेलन इंदौर में 18 साल में क्या निवेश आया मध्य प्रदेश में, ये आंकड़े सब जानते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छापे हैं। ये विधानसभा में जवाब है कि जो 6,500 पहले प्रस्ताव हर इन्वेस्टमेंट समिट में जो घोषणाएं होती हैं कितनी फर्जी हैं और कितनी सही निकली। तो इन्वेस्टर्स आए, निवेश आए, इसका मैं स्वागत करता हूं, पर एक विश्वास जब तक उनमें ना हुए, सम्मेलन करने से विश्वास केवल नहीं बनता। समिट तो इवेंट होता है, पर निवेश तब आएगा जब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मध्य प्रदेश पर विश्वास हुए। मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा से पहले आज कई लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। भारत जोड़ो यात्रा 20 जनवरी को लखनपुर में प्रवेश करेगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल वाणी ने कहा, जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के तहत 3 महारैलियों का आयोजन होगा, जिसमें पहली रैली लखनपुर में होगी, दूसरी जम्मू में और तीसरी श्रीनगर में संपन्न होगी। उन्होंने लोगों को निमंत्रण देते हुए कहा कि सब लोग बढ़ चढ़कर इस यात्रा में शामिल हों। उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस विजय हासिल करेगी। और इन्होंने आज पहली बार कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया, इनका हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। दूसरा, जो कल डोंगरी के रहने वाले प्रिंस जो जख्मी थे, इंजर्ड हुए थे बम ब्लास्ट में और वहां मिल्टन टेरर अटैक में डांगरी में, तो उनकी वफात हुई कल। पहले तो जितने भी फैमिली के लोग मरे उनका हमें बेहद दुख है, अफसोस है इस टेरर इंसिडेंट का। पीएम मोदी के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचते ही प्रवासी भारतीयों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस का उद्देश्य संबंधों को ताजा करना, ऊर्जा को बढ़ावा देना और इसमें और चरण जोड़ना है।
है। मुझे विश्वास है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत निश्चित रूप से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरेगा। साथ ही भारत के साथ वालों की वैश्विक हैसियत भी बढ़ेगी। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मध्य प्रदेश और इंदौर में अमृत काल में अमृत बरस रहा है। इंदौर ने अपने दिल ही नहीं, घरों के दरवाजे भी प्रवासी भारतीयों के लिए खोले हैं। इंदौर में झगड़ा इस बात का था कि होटल में क्यों ठहरा रहे हो, उन्हें हमारे घर में रहने दो। अद्भुत सा और उमंग का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि युद्ध नहीं, शांति चाहिए। यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो हमारे मंत्री कैसे निकले? छात्रों और विद्यार्थी बेटों ने तिरंगा लेकर निकल गए। रूस की फौज भी रुक गई, यूक्रेन भी ठिठक गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व करे। हाल छोटे पड़ गए हैं, लेकिन दिल में स्नेह की कमी नहीं है। आपका फिर से दिल से अभिनंदन। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा के निधन पर शोक प्रकट किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इंदौर की पहचान दुनिया के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक के रूप में है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में यहां आकर अभिभूत हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 130 करोड़ देशवासियों की ओर से इंदौर में जुटे सभी प्रवासी भारतीयों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों के बाद प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन इतने भव्य स्वरूप में हो रहा है। अपनों से आमने सामने की मुलाकात और आमने सामने की बात का अलग ही आनंद होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोग कहते हैं इंदौर एक शहर है, मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। यहाँ काफी कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। पास ही में महाकाल के महालोक का दिव्य और भव्य विस्तार हुआ है। आशा करता हूं कि आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे, अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। वैसे हम सभी जिस शहर में हैं वो अपने अद्भुत खान पान के लिए मशहूर है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में अलग पहचान साबित की है। खाने पीने के लिए इंदौर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लाजवाब है। यहाँ पोहे का पैशन, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे चखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका। जिसने इसे चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। इंदौर में 56 दुकान सराफा प्रसिद्ध है ही। इंदौर स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी है। मुझे यकीन है कि आप यहाँ के अनुभव नहीं भूलेंगे, औरों को भी यहाँ आने को कहेंगे। और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहां के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहां का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूं आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। साथियों, वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है।
तो वहीं उत्तराखंड के सबसे फेमस कस्बों में से एक जोशीमठ लगातार धंसता जा रहा है और इसी मसले पर जल्द सुनवाई की मांग से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा वो मंगलवार को मेंशनिंग लिस्ट में केस को शामिल करें, तब वो उस मामले की सुनवाई पर विचार करेंगे। ज्योतिषपीठ के जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में प्रभावित लोगों के पुनर्वास के साथ उनको आर्थिक मदद मुहैया कराने का भी आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया गया है। याचिका में जोशीमठ क्षेत्र की जनता के जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भूस्खलन, भूधसाव, भूमि फटने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए उसे राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में घोषित कर त्वरित और कारगर कदम उठाने का आदेश केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को देने की गुहार लगाई गई है। और इसी के साथ इस याचिका में कहा गया है कि एनटीपीसी और सीमा सड़क संगठन को भी राहत कार्यों में मदद करने का आदेश दिया जाए। याचिका में केंद्र सरकार, एनडीएमए, उत्तराखंड सरकार, एनटीपीसी, बीआरओ और जोशीमठ के जिले चमोली के जिलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया है। शीर्ष अदालत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया है। याची ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए गुजरात और उत्तराखंड में कमेटी गठित करने के फैसले को चुनौती दी थी। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी गठित करना गलत क्या है। समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले उससे जुड़े हर पहलू पर विचार करने के लिए कमेटी गठित की है। सुप्रीम कोर्ट में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए गुजरात और उत्तराखंड में कमेटी गठित करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका पर सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सुनवाई की। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने याची के वकील से पूछा कि इसमें गलत क्या है। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 162 के तहत राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है, इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ गुजरात और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने के हर पहलू पर विचार करने के लिए गठित की गई कमेटी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। तो वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया है। और इसके साथ ही साथ बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ये गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई। इससे पहले शुक्रवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की पीठ ने याचिका को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने 23 दिसंबर को इन दोनों को 2012 में वीडियोकॉन समूह को बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण में कथित धोखाधड़ी और अनियमितताओं के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया था। सीबीआई का आरोप था कि वो जवाब देने में टालमटोल कर रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद पति पत्नी को हिरासत में ले लिया गया और इसके कुछ दिनों बाद यानी 26 दिसंबर को वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया गया था। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।